I am Nageshwar Pandey, teacher of DV Public School, CCL Grade. I am commerce teacher. I welcome you in business study classes. आज हम लोगों का ये व्यवसाय अध्ययन का तीसरा क्लास है, अर्थात ये तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 व्यवसाय अध्ययन के फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किए। सेकंड वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस किए और सेकंड वीडियो हम लोग दूसरा अध्याय अर्थात दूसरा चैप्टर सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। और सेकंड चैप्टर बिजनेस स्टडी क्लास 12 का सेकंड चैप्टर क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के सिद्धांत। तो सेकंड चैप्टर में हम लोग प्रबंधन के सिद्धांत में हम लोग अभी तक पढ़े कि प्रबंधन का क्या सिद्धांत होता है, तो किस प्रकार के प्रबंधन के सिद्धांत को डेवलप किया जाता है, क्या ऑब्जर्वेशन मेथड से और एक्सपेरिमेंटल मेथड से किस प्रकार प्रबंधन के सिद्धांत को मैनेजर डेवलप करता है, प्रबंधक डेवलप करता है, बनाता है, निर्माण करता है। और हम लोग नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम लोग पढ़े कि प्रबंधन की प्रकृति कैसे होती है। अब इस वीडियो में अर्थात तीसरे वीडियो में, तीसरे क्लास में, व्यवसाय अध्ययन के तीसरे क्लास में सेकंड चैप्टर में हम लोग उसके आगे के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज सेकंड चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के सिद्धांत में सिग्निफिकेंस और नीड ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट पढ़ते हैं कि प्रबंधन के सिद्धांत का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है, क्या आवश्यकता है प्रबंधन के सिद्धांत की, प्रिंसिपल थ्योरी की आवश्यकता क्या है प्रबंधन के सिद्धांत का। तो फर्स्ट हम क्या इन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर प्रबंधन के सिद्धांत को वर्णन कर सकते हैं, उसके इंपॉर्टेंस को, उसके महत्व को बतला सकते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोगों का है प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, मतलब प्रबंधकों को वास्तविकता का उपयोगी एवं सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करना। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है? प्रबंधन के सिद्धांत को प्रबंधक को, मैनेजर को और उसके संस्था के विषय वस्तु से अवगत कराता है कि विषय वस्तु संस्था का क्या रिक्वायरमेंट है, संस्था में क्या क्या चीजों की उपयोगिता है, अर्थात सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करता है, संस्था के बारे में जानता है। उसी के आधार पर प्रबंधन के सिद्धांतों को विकसित किया जाता है या मैनेजर उस निर्णय ले पाता है। प्रबंधन के सिद्धांत में हम लोग देखें क्या होता है। प्रबंधन का सिद्धांत क्या है? जनरल गाइडलाइन है जिससे मैनेजर डिसीजन ले पाता है जनरल गाइडलाइन के आधार पर। तो हम लोग फर्स्ट अगर हम लोगों को लिखने के लिए आएगा क्या महत्व है, प्रबंधन के सिद्धांत का महत्व क्या है, तो प्रबंधन के सिद्धांत का पहला महत्व है कि प्रबंधकों को वास्तविकता का उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करना कि हमारा संस्था में क्या वास्तविकता है, उसका एक एक नॉलेज, एक एक ज्ञान प्रबंधक को होना चाहिए ताकि वो उस प्रकार के निर्णय ले सके। दूसरे बिंदु पर अगर हम आते हैं, दूसरे पॉइंट पर अगर हम आते हैं तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? संसाधनों का अधिकतम उपयोग एवं प्रभावी प्रशासन। प्रबंधन का सिद्धांत क्या करता है? ऑप्टिमम प्रबंधन का सिद्धांत अगर हम बनाते हैं तो उससे हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इस पर हम लोग टेलर्स के और फ्योल के सिद्धांतों को पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे किस तरह टेलर और फ्योल ने अपने जो सिद्धांत दिए हैं उस सिद्धांत से कैसे प्रबंधक, मैनेजर उस सिद्धांतों का उपयोग करके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब अधिकतम उपयोग, संसाधनों का अधिकतम उपयोग एवं प्रभावी प्रशासन चला पाते हैं। एक हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब कार्य को बांटना, एक सिद्धांत बनाया गया है। यह सिद्धांत हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया है। उसमें हेनरी फ्योल क्या बोलते हैं सिद्धांत में कि वर्क को, काम को टीम में बांट दिया जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए
तो कार्य प्रभावी रूप से हो पाएगा। तो इस तरह से देखते हैं कि हमारा जो संसाधन है उसका मैक्सिमम यूजेज, अगर हम सिद्धांत बनाएंगे तो हमारे संसाधनों का मैक्सिमम यूज हम लोग कर पाएंगे। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जरूरी है। किस लिए जरूरी है? तो संसाधनों को प्रभावी उपयोगी रूप से उपयोग करना और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, प्रभावी प्रशासन चलाना, ताकि किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट ना रहे। सपोज हम मैनेजर एक निर्णय लेता है कि हमारे किसी वर्कर का पदोन्नति करना है, तो उसके लिए मैनेजर ने सिद्धांत लिया कि हम उसके आयु के आधार पर करेंगे, अर्थात एज के आधार पर करेंगे, या उसके योग्यता और कार्यशैली के आधार पर करेंगे। ये सिद्धांत मैनेजर को डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, सहायता करता है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में सहायता करता है, ताकि किसी प्रकार का कोई उसके निर्णयों को किसी प्रकार की हानि ना हो, या उसके द्वारा जो निर्णय लिया गया है उस पर कोई प्रश्न चिन्ह ना रहे। तो इस तरह से देखा गया कि प्रिंसिपल प्रबंध का सिद्धांत जो है हम मैनेजर को क्या मदद करता है, तो इफेक्टिव प्रभावी प्रशासन चलाने में मदद करता है। अब हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं, तीसरे बिंदु पर आते हैं कि क्यों जरूरी है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का सिद्धांत क्यों जरूरी है? तो वैज्ञानिक निर्णय लेने के लिए जरूरी है। वैज्ञानिक निर्णय मतलब साइंटिफिक डिसीजंस। प्रबंध का सिद्धांत बनाने से क्या जो मैनेजर का जो भी डिसीजंस होता है वो साइंटिफिकली प्रूवेंट होता है, क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से सारे रिसर्च करने के बाद ऑर्गेनाइजेशंस के, अपने संस्था के रिक्वायरमेंट को देखने के बाद और लोगों के बिहेवियर को देखने के बाद वो एक सिद्धांत तैयार करता है और उसी सिद्धांत के आधार पर निर्णय लेता है, ताकि किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह न रह जाए। तो इसलिए साइंटिफिक डिसीजन, ये जो प्रबंध का सिद्धांत होता है वो वैज्ञानिक निर्णय होता है। हम चौथे बिंदु पर आते हैं, तो मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, मतलब बदलती पर्यावरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी जरूरी है। आज हमारा जो इन्वायरमेंट जो चेंजेस हो रहा है, उस इन्वायरमेंट के दृष्टि को, उस इन्वायरमेंट को देखते हुए भी प्रबंध के सिद्धांत आवश्यक है, इसका महत्व है। क्योंकि आज जो हम लोगों का जो प्रबंधक या मैनेजर या मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट डिसीजंस लिया है, क्यों लिए? ये हमारा लॉकडाउन का पीरियड है, यहाँ पर हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन को देखते हुए प्रबंधक के द्वारा यह निर्णय लिया गया है, मैनेजमेंट के द्वारा, शिक्षण संस्थाओं के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आज बच्चों का ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ऑनलाइन क्लास किया जाएगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और बच्चों का पढ़ाई भी हैम्पर ना हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना। प्रबंधक क्या करता है? सिद्धांत बनाने के बाद वो सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में भी प्रबंधक को मदद करता है। कैसे? तो आज जो सामाजिक उत्तरदायित्व है किसी भी संस्था का, शिक्षण संस्था का, कि बच्चों का पढ़ाई हैम्पर ना हो, तो बच्चों की पढ़ाई जो हैम्पर ना होगी, तो इसके लिए सिद्धांत लाया गया कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चलाएंगे, ताकि बच्चे घर में बैठ करके पढ़ करके सामाजिक दूरी को बनाते हुए इस महामारी के दौर में भी अपने पढ़ाई को जारी रखे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्रबंधक का सिद्धांत जो है वो बदलती पर्यावरण की आवश्यकताओं को भी पूरा करने में हम लोग को मदद करता है। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में भी हम लोग प्रबंध का सिद्धांत मदद करता है। प्रबंध का सिद्धांत हमारा सामाजिक प्रबंधन का हम लोग 3 ऑब्जेक्टिव प्रबंध में पढ़े कि 3 उद्देश्य होता है। कौन कौन सा उद्देश्य होता है? तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग सब डिस्कस किए कि किसी भी प्रबंध का, मैनेजमेंट का 3 उद्देश्य होता है। क्या क्या है वो? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में हम लोग पढ़ चुके कि प्रबंध कौन कौन से उद्देश्यों को पूरा करता है,
तो हम लोग देखे कि सामाजिक उद्देश्य में हम लोग देखे कि नौकरी क्रिएट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, संस्था के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट में प्रोडक्शन तैयार करवाना और रिसोर्सेस का कम से कम यूज होना, मिसयूज ना होना। तो इस तरह से अगर उसका सिद्धांत किसी भी चीज को उपयोग में लाने के लिए अगर प्रबंधक सिद्धांत बनाता है तो सिद्धांत क्या करता है, उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में मदद करता है। सपोज इसको एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि प्रबंधक मान लीजिए निर्णय लिया या सिद्धांत बनाया कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट में, अपने सराउंडिंग में बहुत सारे पेड़ लगाएंगे। उससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट, वातावरण शुद्ध रहेगा और हमारा जो प्रबंधक ये निर्णय लिया कि हम जो प्रोडक्शन के लिए यूज करेंगे वो हमारा इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होगा, वो इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को नष्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से सिद्धांत अगर वो लिया तो हम देखते हैं कि सिद्धांत जो है प्रबंधक को सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में भी मदद करता है। प्रबंधक, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था का प्रबंधक निर्णय लिया कि हम कम से कम संसाधनों का उपयोग करेंगे, संसाधनों का दोहन नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व पूरे करने में मदद मिलेगा। तो यह जो निर्णय है, यह निर्णय भी कहीं ना कहीं प्रबंधक को सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में मदद करता है। अब हम लोग आते हैं हमारा 6 पॉइंट, मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, प्रबंध, शिक्षण, शिक्षा एवं अनुसंधान। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग मतलब प्रबंधन शिक्षण संस्थान जहां पर है, उन जगहों में प्रबंध के सिद्धांत को विकसित किया जाता है, इसलिए ताकि जो मैनेजर वहां से निकले वो अच्छे कुशल मैनेजर हो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो अगर काम करे तो अच्छा मैनेजर कहलाए। यहां रिसर्च किया जाता है, इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया, इन रिसर्चों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है कि बीबीए हो, एमबीए हो, इन सब कोर्सों में रिसर्चों को इन शिक्षण संसाधनों में जो प्रबंध के सिद्धांतों को लिया जा रहा है, बनाया जा रहा है, उनको इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है ताकि यह हमारे आने वाले प्रबंधक को सहायता प्रदान करे। अब इस अध्याय में हम लोग फ्यूल्स के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फ्यूल्स का प्रबंध के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में मेनली फ्योल और टेलर का कंट्रीब्यूशन है, सिद्धांत दिए हैं, तो उन्हीं दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अर्थात फ्यूल के द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में। अब हम लोग सब फ्यूल्स के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने से पहले केवल पहले फ्यूल का जीवनी के बारे में जानते हैं कि फ्यूल क्या, कौन थे, उनका क्या योगदान था, प्रबंध के सिद्धांत देने में उनका योगदान क्या था, उनकी संक्षिप्त जीवनी हम लोग जानते हैं। आइए जानते हैं उनकी संक्षिप्त जीवनी। तो इनका सन 1841 में जन्म हुआ था, फ्रांस में जन्म हुआ था, फ्रेंच नेशनलिटी थे इनके, और उनकी डेथ 1925 में हुई थी। इन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए हैं। इनका प्रबंध के सिद्धांत में, मैनेजमेंट में बहुत बड़ा योगदान है। एज ए प्रोफेशन अगर हम इनकी बात करें तो माइनिंग इंजीनियर थे, ही इज ए माइनिंग इंजीनियर एंड मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे। माइनिंग इंजीनियर, इनको माइनिंग इंजीनियर के नाम से जाना जाता है और मैनेजमेंट के थ्योरिस्ट के रूप में इनको जाना जाता है। जब ये जिस कंपनी में थे वो कंपनी एक बुरे दौर से गुजर रही थी। ये अपने सिद्धांतों के आधार पर कंपनी को बहुत बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इनका एजुकेशन क्या था? अब ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किए फ्रॉम माइनिंग एकेडमी एक्शन एंड टाइम इन 1880 में अपना कंप्लीट किए, ग्रेजुएशन, माइनिंग ग्रेजुएशन कंप्लीट किए। प्रोफेशन क्या थे? He founded the mining company. इन्होंने माइनिंग कंपनी फाउंडेड
का स्थापना किया था। वो कंपनी का नाम था, क्या नाम था? कंपेजिंग डी कमेंट्री फॉर्चेंको डी काजेवे। और वो उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने 1888 में। एंड उस कंपनी से उनका योगदान खत्म हुआ, अर्थात वो रिटायर किए इन 1918 में। जब वो कंपनी से रिटायर किए तो अपने सिद्धांतों के आधार पर, अपने सिद्धांतों के बलबूते पर वो कंपनी को बुलंदियों पर पहुंचा कर गए थे। उनके राइटिंग्स क्या हैं? एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियलिस्ट, ये इनके एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एक्सेट्रा। और ये दिस वाज पब्लिश्ड, ये पब्लिश हुआ था इन इंग्लिश एज ए जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट ग्रुप में इन 1949 में। दिस हैज बीन वाइडली कंसिडर्ड एज ए फंडामेंटल वर्क इन क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। इनका जो योगदान था, ये आर्टिकल्स लिखते थे और वो आर्टिकल्स जो प्रकाशित हुआ था वो प्रकाशित हुआ था 1949 में। और उनको क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी का जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। तो फ्यूल्स के जिम्नी के बारे में हम लोग जान चुके कि फ्यूल कौन थे और इनका योगदान के बारे में जाने, किन किन संस्थाओं में काम किए, इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या था और इनका मैनेजमेंट थ्योरी में क्या योगदान था। अब हम लोग इनके द्वारा दिए गए 14 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। हम देखें फ्यूल्स के सिद्धांत के बारे में, देखें फ्यूल्स क्या क्या कंट्रीब्यूशन किए, क्या क्या योगदान दिए हैं प्रबंध में, इनके बारे में समझेंगे। तो पहला, he was the first, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 4 फंक्शन ऑफ जो मैनेजमेंट का 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, और छठा फंक्शन है कोऑर्डिनेशन। इसके बारे में लोग फर्स्ट चैप्टर में बात की। तो ये 4 फंक्शन जो मैनेजमेंट का 4 कार्य जो है, ये पहला बार किसके द्वारा दिया गया था? तो फ्यूल के द्वारा दिया गया था। फ्यूल बतलाए थे पहले बार मैनेजमेंट के कार्यों को, क्या क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो फर्स्ट इन्होंने ही डिस्कस किए थे 4 फंक्शन को। फ्यूल के चारों फंक्शन, मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस जो हैं, फर्स्ट बार फ्यूल ने डिस्कस किए थे। अब इनके द्वारा जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया हुआ है फ्यूल का, जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट में, प्रबंधन में सबसे बड़ा जो योगदान है फ्यूल का, उस योगदान को 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से लोग जानते हैं। वो 14 प्रिंसिपल क्या है, पहले लोग एक बार देख लेते हैं 14 प्रिंसिपल क्या है, उसके बाद हम लोग एक एक करके उन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे फ्यूल के द्वारा दिए गए। पहला, डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब कार्य विभाजन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग 14 प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं, क्या क्या दिए हैं 14 प्रिंसिपल। उसके बाद एक एक करके हम लोग सारे फ्यूल्स के सारे प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, उसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, उसका प्रभाव क्या प्रबंध पर पड़ा, और अगर वो प्रिंसिपल सिद्धांत को अगर वायलेशन होगा तो क्या मिसयूज होगा या क्या होगा अगर हम इस सिद्धांत को नहीं अपनाएंगे तो क्या कंसिक्वेंस हो सकता है, इसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब कार्य विभाजन। दूसरा, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अधिकार एवं उत्तरदायित्व। अधिकार एवं उत्तरदायित्व, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा प्रिंसिपल जो फ्यूल दिए हैं, डिसिप्लिन, अनुशासन के बारे में बात की है फ्यूल। फोर्थ प्रिंसिपल में यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब फ्यूल आदेश की एकता के बारे में बात कर रहे हैं, आदेश की एकता, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिफ्थ प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देश की एकता, इसके बारे में फिफ्थ प्रिंसिपल में फ्यूल निर्देश की एकता के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात की है इसके बारे में लोग समझेंगे डिटेल्स में। सिक्स्थ प्रिंसिपल फ्यूल जो दिए हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। इसके बारे में एक सिद्धांत दिए हैं कि सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों
का समर्पण। सेवेंथ प्रिंसिपल फ्यूल जो दिए हैं, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, मतलब कर्मचारियों को प्रतिफल, मतलब पैसा, सैलरी, कर्मचारियों को सैलरी के बारे में बात की है। एट प्रिंसिपल, आठवां सिद्धांत जो फ्यूल दिए हैं वो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण क्या है, क्यों जरूरी है, इसके बारे में बात करेंगे। नाइन्थ प्रिंसिपल स्केलर चेन, शोपन श्रृंखला के बारे में बात किए हैं। और टेंथ प्रिंसिपल ऑर्डर, व्यवस्था के बारे में बात की है। 11th प्रिंसिपल इक्विटी, क्षमता के बारे में सिद्धांत दिए हैं, क्षमता का सिद्धांत दिए हैं। और 12वीं प्रिंसिपल स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, मतलब कर्मचारियों की उपयोगिता। और 13वें प्रिंसिपल फ्यूल का क्या है, इनिशिएटिव, माने पहल क्षमता। और 14वीं प्रिंसिपल क्या है फ्यूल का, स्पिरिट डी क्रॉस, सहयोग की भावना। ये 14 प्रिंसिपल हम लोग देख चुके हैं कि 14 प्रिंसिपल क्या क्या दिए हैं फ्यूल, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। अब एक एक प्रिंसिपल को पूरा डिटेल्स में, फ्यूल के एक एक प्रिंसिपल का डिटेल्स में बात करेंगे कि क्या इस प्रिंसिपल का क्या उद्देश्य है फ्यूल के, और क्या इंपॉर्टेंस है प्रबंध में, इसके बारे में लोग बात करेंगे। अब हम लोग फ्यूल के फर्स्ट प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में बात करेंगे। डिवीजन ऑफ वर्क और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और इसका कंसिक्वेशन या एडवर्स इफेक्ट क्या होगा प्रबंध पर अगर इस प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो नहीं करें तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है। फ्यूल ने इस सिद्धांत के माध्यम से बतलाने की कोशिश किया है कि हम जानते हैं कि कार्य लोगों का समूह है, लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह के कार्य होते हैं। फ्यूल क्या बोले इस सिद्धांत के माध्यम से कि कार्य को एक एक ग्रुप में अगर हम डिवाइड कर दें तो उसका एक अच्छा इंपैक्ट, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो इसके बारे में फ्यूल सबसे पहले जोड़ दिए हैं कि कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए। इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन। मतलब कार्य को छोटे छोटे टीम वर्क में बांट देना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। किसी काम को, एक काम को करना है तो उसको अलग अलग ग्रुप बना करके टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देने से फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा, इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा, इट इंश्योर स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे वर्कर एक ही काम को अगर बार बार करेंगे तो वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, उस काम को करने में वो दक्ष हो जाएंगे, वो काम को आसानी से कर लेंगे, क्योंकि उनको रिपीटेडली एक ही काम को बार बार करना है। तो उस काम भार छोटा हो गया, थोड़ा हो गया काम, तो काम को बार बार करने से अभ्यस्त हो जाएगा और काम जल्दी होगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा वो व्यक्तिगत रूप से। दूसरा क्या होगा, इससे इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय की क्षमता को बढ़ाएगा। कैसे एम्प्लॉय की क्षमता को कैसे बढ़ाएगा, तो कोई काम को अगर हम बार बार करेंगे, रिपीटेडली करेगा वर्कर उसी काम को, तो उसमें वो नयापन ले आएगा और उसको करने का आसान से आसान तरीका वो इन्वेंट कर लेगा, अपने आप इन्वेंट कर लेगा कि किस तरह से इस काम को हम आसानी से कम समय या कम रिसोर्स का यूज करके हम इस काम को करें। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारा वर्कर का, एम्प्लॉय का एफिशिएंसी, क्षमता, कार्य करने की क्षमता जो है बढ़ जाएगी। उसके बाद इससे और क्या फायदा होगा, इट रिजल्ट इन इंक्रीज इन आउटपुट, इससे उसका आउटपुट भी बढ़ेगा। मतलब वो पहले जितना कार्य कर रहा था अब उससे अधिक कार्य करने लगेगा, इसलिए क्योंकि उसको कम काम मिला, पूरा काम ना करके कुछ एक भाग काम कर रहा है, और उस काम में वो दक्ष हो चुका है, स्पेशलाइज हो चुका है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो चुकी है, वो जान रहा है काम को कैसे कर पाएंगे, किस तरह से करना है, कम समय में करना है, कम रिसोर्स का उपयोग करके करना है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट, उसका कार्य करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाएगा, और इससे इट रिड्यूस द वर्कलोड, मतलब यह उसका कार्य का भार को भी कम करेगा, क्योंकि उसको पूरे काम को नहीं करना पड़ रहा है, उसको किसी काम का एक पार्ट करना पड़ेगा। अगर पूरा काम करेगा तो स्पेशलाइज्ड भी नहीं होगा, उसकी एफिशिएंसी भी नहीं बढ़ेगी, लेकिन किसी एक पार्ट को, एक यूनिट को अगर वो करेगा तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी,
उसका कार्य करने का प्रभावशील पूर्ण होगा, वो कार्य करने के नए नए तरीके ढूंढ लेगा और नए नए तरीके ढूंढ करके वो कार्य को आसानी से करने में सक्षम हो पाएगा। तो इस प्रिंसिपल पर ये फ्योल इंसिस्ट किए हैं। अगर इस प्रिंसिपल ना होता, ये प्रिंसिपल नहीं होता, इसका क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ता, क्या पड़ेगा? तो दे मे बी लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। पहला कि लोगों में कार्य करने की जो दक्षता है, स्पेशलाइज नहीं हो पाएगा। वो एक काम को एक दिन करेगा, फिर दूसरा दिन दूसरे प्रकार के काम को करेगा या पूरा काम को करेगा, तो उसको बहुत समय लगेगा, वो स्पेशलाइज नहीं हो पाएगा। तो इसका उल्टा इंपैक्ट, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय में भी सफर, मतलब उसकी क्षमता, कार्य करने की क्षमता घट जाएगी, क्योंकि हर समय उसको नयापन कार्य करना पड़ेगा, नया काम करना पड़ेगा। और अगर हम वर्क डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा? बार बार वही काम को करेगा, रेगुलर बेसिस पर काम को करेगा। अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा कि उसको पूरा होल काम करना पड़ेगा और हमेशा उसको नया काम मिलेगा। और इस तरह से हम देखेंगे कि उसकी जो एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता का लॉस होगा। और इस तरह से हम अगर देखते हैं तो वेस्टेज ऑफ टाइम भी होगा। क्यों टाइम वेस्टेज होगा? सपोज एक टीम में, क्योंकि एक कार्य दूसरे कार्य से जुड़ा हुआ है, अगर एक काम नहीं हो रहा है तो इससे दूसरा कार्य भी प्रभावित होगा। सपोज किसी एक काम को एक टीम एक लोग कर रहे हैं, उसके कारण दूसरा जो काम कर रहा है उसका काम भी रुक जाएगा। सपोज एक हमारा टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए बहुत से वर्कर की जरूरत होगी। क्या करेगा? कोई लकड़ी काट करके ले आएगा, कोई उसके पाया को बनाएगा, कोई उसमें पॉलिश करेगा। सपोज एक लकड़ी काटने वाला जो लकड़ी काटने में दक्ष है, वो बीमार पड़ गया, तो पॉलिश वाला का काम रुक जाएगा, पाया बनाने वाले का काम रुक जाएगा, डिजाइनिंग का काम रुक जाएगा। तो इसका ये डिमेरिट भी है डिवीजन ऑफ वर्क का। लेकिन अगर एक ही आदमी सारा काम करे, लकड़ी काटने से लेकर उसको बनाने तक, रंगने का, पॉलिश का काम पूरा करे, तो काम धीरे धीरे होगा। लेकिन अगर उन कामों को डिफरेंट पीपल में, डिफरेंट लोगों में अगर हम बांट दें तो काम जल्दी होगा, आसानी से होगा। लेकिन इसका डिमेरिट, सबसे बड़ा डिमेरिट है वेस्टेज ऑफ टाइम। क्योंकि अगर हमारा काम, एक वर्कर का काम हो चुका है तो दूसरा को वर्कर को काम करने में समय लगेगा। अब हम लोग फ्यूल्स के दूसरे प्रिंसिपल की बात करते हैं। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम समझते हैं पहले कि ऑथोरिटी क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ऑथोरिटी का मतलब होता है ऑर्डर देना, ऑर्डर देना, ऑथोरिटी, पावर, किसी काम को उसके अंदर ये क्षमता हो कि वो ऑर्डर दे सके। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है दायित्व, उत्तरदायित्व भी होना होगा। केवल ऑथोरिटी दे दिए, पावर दे दिए टू टेक द डिसीजन, उतना से ही काम पूरा नहीं हो सकता है। दोनों में सामंजस्य होना जरूरी है। ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में सामंजस्य होना जरूरी है। दोनों एक दूसरे का पूरक है। अगर ऑथोरिटी नहीं होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं हो सकता, और अगर केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे, ऑथोरिटी नहीं दे, तो भी नहीं हो सकता का। हम एक उदाहरण से समझते हैं कि ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ऑथोरिटी का मतलब होता है कि ऑर्डर देना। सपोज मैनेजर अपने सेल्स मैनेजर को ये आदेश दिया कि हम सेल्स को इंक्रीज करें, लेकिन सेल्स को इंक्रीज करने के लिए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया मैनेजर, सेल्स मैनेजर को, कि सेल्स को इंक्रीज करना है, लेकिन किस तरह से करना है। अगर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो कहां से आएगा। हम अगर कुछ डिसीजंस लेना है, मैनेजरियल डिसीजंस लेना है, सपोज डिस्काउंट, एक कस्टमर है जिसको अगर हम ज्यादा डिस्काउंट दे पाए तो हमको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मिलेगा। ये ऑथोरिटी मैनेजर सेल्स मैनेजर को नहीं देता है। सपोज ये ऑर्डर नहीं दिया कि आप खुद से डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं, डिस्काउंट ऑफर नहीं कर सकते हैं, आपको केवल सेल्स इंक्रीज करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया तो अपने उस सेल्स को, विक्रय को नहीं इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि उसके पास ऑथोरिटी नहीं है, और विदाउट ऑथोरिटी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ऑथोरिटी जरूरत है, और ऑथोरिटी अगर है
तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मान लीजिए ऑथोरिटी हम दे दिया, मैनेजर ऑथोरिटी दे दिया कि ठीक है तुम जितना मर्जी डिस्काउंट दे सकते हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया कि तुमको इतना टारगेट सेल्स करना है, तो क्या होगा? निरर्थक होगा, बेकार होगा। वो उन टारगेटों को पूरा नहीं करेगा, केवल अपनी ऑथोरिटी, अपने पावर का मिसयूज करेगा। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? इस सिद्धांत का पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? क्या प्रभाव हो सकता है? इस सिद्धांत का प्रबंध पर क्या प्रभाव होगा? बिल्ड सेफगार्ड अगेंस्ट द एब्यूज ऑफ मैनेजरियल पावर, मतलब मिसयूज, मैनेजरियल पावर का जो मिसयूज होगा उसको रोकने में सेफगार्ड करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेफगार्ड के रूप में काम करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उत्तरदायित्व अगर होगा तो अथॉरिटी अपने पावर को मिसयूज नहीं कर पाएगा। इसलिए मिसयूज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके साथ साथ उसको सेल्स मैनेजर कह दिया है कि इतना टारगेट तुम्हारा, इतना सेल्स करना है, इतना रिसोर्स को बर्बाद नहीं करना है। इस तरह से मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी का मिसयूज मिनिमाइज हो जाएगा और कंपटीशन ऑफ वर्क जो काम जो पूरा होगा वो समय पर काम पूरा हो पाएगा। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ेगा? अगर ये प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करते हैं, अगर ये सिद्धांत को अप्लाई नहीं करते हैं, फ्यूल के प्रिंसिपल्स को, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसका क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा? वर्कर जो है नॉट एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज इफेक्टिवली, वो अपने काम को पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास ऑथोरिटी नहीं होगा। अगर ऑथोरिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो दायित्व भी नहीं है, कोई उत्तरदायित्व नहीं है, तो वो काम को जैसे तैसे करेगा, तो काम ये इसका इंपैक्ट, बैड इंपैक्ट पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन पर, संस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और मिसयूज, अपने पावर का मिसयूज करेगा, ऑथोरिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो ये दो बैड इंपैक्ट, इसका हम लोग पॉजिटिव इंपैक्ट देखें और बैड इंपैक्ट भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग तीसरा फ्यूल के तीसरे सिद्धांत के ऊपर बात करते हैं। तो तीसरा सिद्धांत फ्यूल का क्या है? डिसिप्लिन, अनुशासन। किसी भी काम में अनुशासन की आवश्यकता होती है। बिना अनुशासन का कोई कार्य अच्छा से नहीं किया जा सकता है। अनुशासन से काम को करने से काम सुनिश्चित ढंग से, कर्मबद्ध तरीका से और तरीके से कंप्लीट होता है, नहीं तो काम अच्छा से नहीं हो पाता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि हर एक संस्था का अपना रूल्स रेगुलेशन, उसका अपना एक अनुशासन है और उस अनुशासन को मानते हुए काम को करना पड़ता है वर्कर को। अगर वर्कर उस अनुशासन को नहीं मानेगा और उसके अनुसार कार्य नहीं करेगा तो कार्य में बाधाएं आएंगी। तो डिसिप्लिन में क्या है? गुड सुपरविजन एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का सुपरविजन अच्छा तरीका से हो पाता है सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, जितने भी स्तर हैं मैनेजमेंट के, प्रबंधन के जितने स्तर हो उसके ऊपर, और कोई भी क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट हो पाता है। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट किस तरह से? डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन मिलता है, उसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु ना हो करके। अब इसका हम लोग बात करते हैं कि इस डिसिप्लिन अनुशासन सिद्धांत का क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, सिद्धांत में, प्रबंध में क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। There will be smooth and systematic functioning of the organization। किसी भी संस्था के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए किसी भी रुकावट ना हो, किसी प्रकार का रुकावट ना हो, इसमें एक अच्छा योगदान होता है डिसिप्लिन। अगर सब वर्कर हर एक चीज सुनिश्चित रहे, क्या काम करना है, कैसे करना है, डिसिप्लिन वे में रहे, अनुशासन वे में रहे, सजाया हुआ रहे, तो काम करने में आसानी होती है और इससे क्या होता है? संस्था आसानी से किसी भी कार्य को, किसी भी टारगेट को पूरा कर पाता है। अगर हम डिसऑर्गेनाइज, इसका एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो इसका एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ता है? इसका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा अगर हम कोई भी संस्था अनुशासन का पालन नहीं करेगा, काम में अनुशासन नहीं लाएगा? तो बच्चों हम जानते हैं कि अनुशासन हम लोग को, डिसिप्लिन मेक्स परफेक्ट, डिसिप्लिन हम लोग को सिखाता है कि कैसे
काम को करना है, किस तरह से हर एक चीजों को नियम कायदों को मानना है। अगर इसका एडवर्स इफेक्ट हम संस्था में बात करें तो क्या होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायलेशन होगा और इससे बहुत अधिक पेनल्टी पड़ेगा संस्था के ऊपर। दूसरा, सुपरविजन, अगर मान लीजिए कि मैनेजमेंट हर एक लेवल्स पर अगर वर्कर को सुपरवाइज करते रहे तो वर्कर क्या होगा, डीमोटिवेट भी हो जाएगा। हमेशा अगर उस पर डिसिप्लिन, अगर सुपरविजन का प्रेशर रहे तो वो ऑटोमेटिकली डीमोटिवेट हो जाएगा। डीमोटिवेट होने का तात्पर्य, अगर मान लीजिए हम वर्कर के सामने में आज का दौर में टेक्नोलॉजी का, बहुत सा संस्था टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, कैमरा लगा दिया वर्कर को देखने के लिए, उसके कार्य पद्धति को देखने के लिए कैमरा का प्रयोग कर दिया, तो उस तरह से फ्रीली कोई काम को नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको ये हमेशा डर सताएगा कि हम जो काम कर रहे हैं हमारा सुपरविजन हो रहा है, हमको देखा जा रहा है, वॉच किया जा रहा है। वो फ्रीली वर्क नहीं कर पाएगा, फ्रीली इंटरेक्ट नहीं हो पाएगा, तो इसका डिमेरिट भी है। तो आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग डिस्कस किए 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हम लोग जाने, लेकिन इस वीडियो में हम लोग केवल 3 ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किए। पहला, डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में डिस्कस किए, कार्य विभाजन के बारे में डिस्कस किए, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिस्कस किए, और तीसरा, डिसिप्लिन के बारे में डिस्कस किए। और हमारा 11th प्रिंसिपल फ्यूल का बाकी है, जो आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जितना हम लोग इस वीडियो में या इस क्लास में हम लोग जितना डिस्कस किए, तो उसको हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस लिख लेते हैं, प्रश्न लिख लेते हैं, ताकि हम लोग आगे हमारा जो हम पढ़ाए हैं वो हमारा क्लियर हुआ कि नहीं, हम समझ पाए कि नहीं समझ पाए, उसके बारे में हम लोग जान पाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न लिखिए, राइट द सिग्निफिकेंस और नीड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब प्रबंध के सिद्धांत का महत्व क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको लिखना है पूरा। दूसरा, हम लोग फ्यूल्स की जीवनी के बारे में डिस्कस किए, तो फ्यूल्स की जीवनी के बारे में लिखना है। तीसरा प्रश्न हम लोग लिखेंगे, एक्सप्लेन डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क को एक्सप्लेन करना है। उसी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, राइट द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का प्रभाव क्या पड़ेगा। नेक्स्ट हमको लिखना है, राइट द कंसीक्वेंस ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क और वायलेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अगर डिवीजन ऑफ वर्क का वायलेशन हो रहा है, अगर उसको नहीं मान रही संस्था, नहीं मान रही है, इस सिद्धांत को नहीं लाया जा रहा है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सप्लेन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीनिंग ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट के बारे में। लास्ट, एक्सप्लेन डिसिप्लिन एज ए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्यूल्स। फ्यूल्स के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अनुशासन के बारे में हम लोग बात करेंगे, एंड इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट के बारे में हम लोग बात की। दैट्स ऑल, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे आगे के जो भी टॉपिक इस चैप्टर में बचे हुए उसके बारे में। धन्यवाद।